नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कृष्णा अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास का दूसरा भाग और इस उपन्यास का नाम है पंचम की फेल। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। एक बार मंदिर में पंडित जी भागवत पर बोले, हम मनुष्य जन्म में यदि कर्म अच्छे करें तो बेहतर, पर इसका ये अर्थ नहीं कि हम सन्यासी बने या निठल्ले इधर उधर मंदिरों में पड़े रहें। प्रवचन सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। स्वामी जी मंदिर के 2 पत्थर उठाकर बताए, हमने सब देखा है। सुदेश ने एक दिन सेवक से तीखे स्वर में अपनी वेदना बताई। वो ससुरे चावल चोर सेठ को देखा है। ससुरा ब्लैक करके बीमार हो गया। अब रोज़ डॉक्टर रूपेश से मिलावट की दवा ले जाता है। अच्छा है वो दीवाने एक साथ हैं। मिलावटी दोस्त, मिलावटी जहर भरी दूरदर्शन की क्राइम स्टोरी देखकर तो कहीं ये लोग पगला न जाए। हो जाने दो पागल। अब तुम व हम भी तो मिलावटी भ्रष्टाचार की संतान हैं। मुझे देखो, थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और लफंगी भगवती से पाट लिया। अब तो इधर उधर मुँह मारती है। मैं अपनी उसी खटारा से काम चलाता हूँ, यहाँ परेशानी सहित पड़ा रहता हूँ। एक दिन सुंदरकांड सुनने गई थी तो मैंने कहा, ससुरी रामचरितमानस की सीता मैया से कुछ सीख ले। तू तो सूप नखा बनती जा रही है। तो गुर्राकर बोली, देख रे, हम न तेरे सती बनने के तलघर में बंद होंगे तो इधर उधर मुँह मारे तो हम बराबरी में मुँह मारेंगे का जमाना आ गया है। अरे दोस्त, अपने जमींदार महेंद्र, अपना एमएलए दुष्कर्मी हजारों क्विंटल सीमेंट की धांधली पर सीमेंट का जंगल बनाकर कमा रहे हैं। वे क्या कहते हैं, बिल्डर कमा रहे। हमारे पास 2 कमरों का पक्का मकान तक नहीं। ये तो हैं, पर हम भी तो चुस्त का दुरुस्त नहीं थे तो मानना पड़ा। ऐसा न होत यहीं पंचम की फेल में रह या न पड़े होते। एक दिन सांझ जब फेल के बच्चे कंचे व गुल्ली डंडा खेल रहे थे तो एक खटारा टेम्पो, उसमें से एक महाराष्ट्र से आया बंजारा परिवार उतरा। बूढ़े पति पत्नी, 3 बेटे व 3 बहुएं, टूटे बर्तन, गैस चूल्हा, खटिया, गद्दा, रजाई सुतली से बंधे हुए। बूढ़े ने उधर उधर ताका, पूछा, कोई घर खाली है यहाँ? बच्चों ने बीच की पंक्ति में इशारा किया। थूक से पड़े सफ़ेद गालों पर इकड़े जा, और बूढ़े ने टेम्पो को फेल के बीच खड़ा कर टापरी के मालिक को खोजा। वह लाइन वाली लंबी जांघिया पहने, दातून चबाते अपने थुलथुले शरीर के साथ अपने 2 कमरों के पक्के बरामदे में उतर कर आया। वह बोला, पूरा 1000 किराया है। उसके पीछे उसकी पत्नी भी हाथ नचाकर कमर हिलाकर बोली, कम बेसी ना होगा, वरना और कहीं देख लो। तभी मास्टर रमेश वहाँ से गुजरे। वे तो थे ही सज्जन। तुरंत समझाइश दी, अरे राकेश, ये तो थके मादे हैं, कुछ नहीं तो 50 रुपये ही कम कर दो। जी मास्टर, आप कहते हैं तो 100 रुपये कम कर देता हूँ। अगले साल पूरा 1000 दे ही पड़ी। बूढ़े के साथ पूरा परिवार उतरा। 900 रुपये राकेश को थमा। टपरे को साफ करने में वे सब जुट गए। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा कि टपरे का फर्श पक्का है, बिजली का वहाँ बल्ब भी लगा है। फेल के कुछ बच्चे वहाँ आ उनके साथ सामान उठाने व रखने में मदद करने लगे। एक बोला, हम हैं तो फेल, पर मौके पर हम सब एक हो जाते हैं, मदद करते हैं, बस समस्या को पास कर लेते हैं। अच्छा, अब कमरा ठीक हो गया। 2 कमरे में गद्दे बिछ गए। तुम सब हमारे घर में मुंह मीठा करो। और छोटी लंबी उमा ने सत्तू गुड़ उन सबको दोनों में परोस दिया। यहाँ एक फेल में क्यों आए? हर रोज़ यहाँ बिकता है श्रम पसीना। भारत में उद्योगों की कमी नहीं। फेल में ना 10 कमरे के दीनू अपने करघे पर मोटी साड़ियाँ बनाता है। वह चाहे तो ज़्यादा बनाकर अधिक ऐश आराम से जी सकता, पर नहीं। वह तो अब आधा दिन काम करता है, शेष में ठर्रा पीकर पड़ा रहता। दीनू है तो ठीक ना, पर गोल बड़ी बड़ी आँखों वाला, हट्टा कट्टा, मजबूत,
30 वर्ष का युवक है। घर में स्टोव, फ्रिज, टीवी है, पलंग भी लोहे का है, अलमारी भी कांच वाली है। आसपास के लोग पूछते भी हैं कि तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वह कुछ उत्तर नहीं देता, लेकिन उनके यहाँ स्त्रियाँ नहीं जाती, बस जवान लड़के ही काम में हाथ बटाते हैं। लोगों को शक है कि वह समलिंगी है। हो भी तो क्या, फेल के लोगों को इस सब का कोई बुरा नहीं लगता। यहाँ तो शायद यही नहीं, वे सोचते हैं कि वे यहाँ क्यों हैं, यहाँ इस फेल में क्यों आए। यहाँ हर रोज़ श्रम बिकता है, पसीना बहता है, पर मनुष्य स्वतंत्र जीता है। कुछ समय वह ट्यूशन बच्चों को पढ़ाता है। फेल वाले सम्मान करते हैं, वे समझते हैं कि सभी के घर कांच के हैं, तो कोई किसी के घर पर पत्थर क्यों मारे। अब उस दिन उमा को जब उसका पति भोला नशे में पीट रहा था, तो एकत्रित सभी फेलियर चीख रहे थे, अरे छोड़ उस बेचारी को, दिन भर पिसती है बेचारी। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके पति भोले का हाथ पकड़ लेता, क्योंकि भोले को भी एक वर्ष में फेल का नशा समझ आ चुका था। माता पिता तो वृद्ध हैं, आई रोटी सेकती है, उमा काम पर जाती है। उमा पतली व भाग दौड़ में माहिर स्त्री है, फुर्सत में बत्ती बना लेती है। भोले ने अपनी ही कमाई से एक कैमरा खरीदना चाहा, पर वह हो नहीं सका, तो उसने भी मन पक्का कर लिया कि साम दाम दंड भेद से वह कैमरा तो लेगा ही। अब मन पक्का तो चोरी पक्की। एक दिन वह पीछे की उबड़ खाबड़ सड़क किनारे लोटा लिए बैठा ही रहा कि एक होंडा मोटरसाइकिल पत्थर से टकराकर गिर गई। सवार की गाड़ी से कुछ उछल कर भोले के सामने आ गिरे। उसे न देख सवार की गाड़ी से कुछ उछलकर भोले के सामने आ गिरा। उसे न देख भोले ने पाजामा बांध गिरे व्यक्ति को उठाकर मोटरसाइकिल भी खड़ी कर दी। व्यक्ति धन्यवाद धन्यवाद कहकर चला गया, तो भोलू ने गिरी वस्तु पर ध्यान दिया। उसने देखा वह एक अच्छे किस्म का कैमरा है। वाह भगवान वाह, छप्पर फाड़ के दीना। अब भोले की पौ बारह थी, कहीं से किसी की भी तस्वीर खींच लेता। कुछ अभ्यास होते होते वह फेल के आसपास के छोटे छोटे आयोजन की फ़ोटो खींचने में भी माहिर हो गया और उससे कमाने भी लगा। अब सस्ता फोटोग्राफर मिले तो भी काम चल ही जाता था। हल्दी लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा होए। इसी संदर्भ में उसे विजय शुक्ला व्यवसायी के ड्राइवर ने अपने बच्चों के जन्मदिन की फ़ोटो खींचने बुला लिया। इस तरह भोले ने अपनी पत्नी उमा के साथ एक भले परिवार में एंट्री मारी। विजय शुक्ला को लोग पंडित जी कहते थे। वे एक सफल ठेकेदार थे। जहां अन्य ठेकेदार 3 तगाड़ी माल में आधा किलो सीमेंट मिलाते, वहीं शुक्ला जी 1 किलो डालते। इससे भी ईमानदारी से कमाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने लगे। पंडित जी का मकान 2 मंजिला था, पर समरा हुआ था। उनके 2 बेटियां व 2 बेटे थे। स्वयं पंडित जी गांधीवादी थे। उनकी जेठी बेटी कांता उनकी अनुयायी थी। यदा कदा शाम को पंडित जी अपने बच्चों को संस्कार, नैतिकता, राजनीति की अच्छाई बुराई समझाते। उस दिन वे बच्चों को पुस्तक पढ़कर सुनाने लगे। गांधी एक शब्द नहीं, एक प्रार्थना है। गांधी जी कहते हैं कि जैसा व्यक्ति का संकल्प होगा, वैसा ही वो कर्म करने में दृढ़ होगा। अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। उनके शब्दों में रत्नों का प्रकाश होता है, जो हमारे मन को प्रकाशित करता है। हाँ पिताजी, तभी तो हम सरल सादा जीवन जी पाते हैं ना। कांता ने मुस्कुराकर पिता को देखा। सादगी के साथ हम में ज्ञानोदय होता है और हम अंधविश्वास, अवांछनीय बातों पर ध्यान नहीं देते। वैसे तो हम सब मानव हैं, हमारे भीतर अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष भरा है। आज भी पढ़े लिखे लोगों में रूढ़वादिता व धर्मांधता भरी है। धर्म के नाम पर व्यक्ति असहनशील, प्रतिरोधी व रूढ़िवादी हो जाता है। ऐसे अंधकार को ज्ञानोदय से ही दूर किया जा सकता है। हाँ बिटिया उठो, आरती का समय हो गया। पूरा परिवार एकत्रित हो गया और वहाँ आरती का स्वर फैलने लगा। कांता वैसे स्वयं पढ़ रही थी, तब भी उसने घर के पीछे एक बड़े गैरेज को साफ करवाकर वहाँ कुछ निर्धन बच्चों को फ्री पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भोलू वहीं जाकर पीछे की पंक्ति में बैठ सब कुछ समझने की चेष्टा करता। उस दिन कांता बच्चों को समझाकर कह रही थी, किसी भी बड़े से बड़े मकान के अंधेरे में हम ना घबराएं। चिंता छोड़ ऐसी कोशिश करें कि कहीं छेद है तो उसे बढ़ाकर प्रकाश कमरे में लाने का प्रबंध करें। दीदी, हमारी फेल में तो अंधेरा ही अंधेरा है।
कोई भी कुछ भी काम करता है तो फेल ही रहता है। मैं भी बस कुछ कमा पाता हूँ, बड़ी बड़ी जगह फोटोग्राफी नहीं कर पाता। देखो, मैं भी जब घबरा जाती हूँ तो ओम शांति का जाप करके अपने भीतर हिम्मत पैदा करती हूँ। तुम भी ऐसा कर सकते हो। सो तो दीदी, मैं रात भर हिम्मत जुटाकर अपनी कुबुद्ध से दो दो हाथ कर ही लेता हूँ। इसी तरह उस दिन एक प्रदर्शनी में बाल बिखरे अर्धनग्न बच्चा खाने की मेज के पीछे कुछ चुराकर खा रहा था। हाथ मुंह में जूठन लगी, आंखों में कुछ खा लेने की खुशी। मैंने फ़ोटो खींच एक छोटे पेपर में भेज दी। वह छप गई। मुझे 25 रुपये भी मिले। देखो भोले, न तुमने चोरी की न चकारी, अपने विचार को साकार कर शीर्षक दिया। संतुष्टि बस यही है। वह पगडंडी जहाँ से तुम मुख्य सड़क तक पहुँच जाओगे। कांता ने 2 बड़ी बड़ी टॉफ़ी भोलू को थमा दी। भोलू ने पैर छुए, वह लौट पड़ा। भोले लौटा तो फेल के नल पर महाभारत चल रहा था। वह माथे पर हाथ मार बड़बड़ाया, देश में इतनी भाषणबाजी पर कुछ चीज़ें नहीं रहीं, समय के साथ कुछ बदलती हैं ना स्वभाव। ये टूटे फूटे फलों से दोस्त ना पनपे ना फले रहे, यूं ही सदा से। आज घर पहुंचा तो उमा सत्तू सुधार रही थी। सास ससुर छोटे आंगन में धूप सेंकते खांस रहे थे। मास्टर रमेश उमा से कह रहे थे, वो तो मेरी चचेरी बहन सरला मुझसे पूछ रही थी कि 8वीं के बाद पढ़ाई कैसे करे। उसके माँ बाप तो बहुत बूढ़े हो रहे हैं। इन बूढ़ों के कारण ही परिवार में अंधेरा बढ़ जाता है। भोले ने गर्दन आगे पीछे की। ऐसा ना सोचो भोले, हमारे जीवन में 3 बढ़त हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तीनों हमारे बस में नहीं। बचपन को माँ बाप ही संभालते हैं, जवानी की मदहोशी को भी माँ बाप ही संभालते हैं, और जब वे बुढ़ा जाएं हम उन्हें बाधा माने। इन्होंने तुम्हें दोनों उम्र में प्यार व सहयोग दिया, तो इन्हें तुम बेकार का समझोगे, उन्हें नकारोगे, जबकि उनके बस में तो कुछ भी नहीं। यह एकदम गलत सोच है। तो छोड़ आता हूँ वो टेकरी वाले वृद्धाश्रम में। हाँ, जो नरक है। वहाँ एक कमरे व हाल में सब पड़े हैं। खाना जेल जैसा ही तो मिलता है। अधिकतर 1 रोटी तक के लिए झगड़ा होता है। तुम्हें तो फुर्सत नहीं, उमा व अन्य लोगों को भी अपने बाल बच्चे संभालने से फुर्सत नहीं। तब ये सारे नाते रिश्ते से दूर अकेलेपन का दुख हम भोगें और समय से पहले फटे हाल पड़े मर जाएं। अरे यहाँ उमा जैसी के साथ प्रेम व 2 पल की रोटी तो परोस देते हैं। अरे तुम माँ बाप जैसा परायों जैसा व्यवहार तो न करो। भोले ने देखा बापू और माँ की आंखें भरी हैं। वे मुंह छुपा रो रहे हैं। रोने की बात क्या है, अभी तो कहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। उमा ने उठकर बुड्ढों के आंसू पोंछ पति को बेहद कड़वी नज़र से ताका। तभी बूढ़ी ने कहा, बहू तुम बत्ती बनाने का काम हमको दे दो, हम ज़्यादा बना देंगे। ये ठीक है, वैसे भी बैठे बैठे तो जंग ही लग जाता है शरीर में। भोला ने चीख कर कहा, ससुरी रोटी देगी कि नहीं। उमा ने तत्काल चौले की भांजी ज्वार के 2 टिक्कड़ परोस कर सामने ला रखे तो भोला गुर्राया, काहे दाल नहीं है, चटनी भी नहीं बना सकी। लाए हो का, मैं लाई थी सो सब खत्म हो गया। थोड़ी सी दाल है, वो पतली कर बना दी, रोटी चूर कर वे खा तो सकेंगे। ला दे दे मोको थोड़ी सी, दे दे बहुरिया, हम पानी में भिगोकर ही खा लेंगे। तभी भोले को कुछ याद आया तो मस्ती में बोला, बापू ठहर, उमा रोटी व पानी थाली के पास रख दे, मेरी दाल वापस रख, मैं बापू की तस्वीर खींचूंगा। बुढ़े का पोपला मुंह खुला। वह हंसा, काय रे भोले, तू अच्छी फ़ोटो खींचना और ये फटी धोती को घुटनों में दबा पानी में हाथ डाल रोटी मसलने लगे। बस एक क्षण भोले ने उन्हें ताका और क्लिक मार दी। रोटी खा कैमरा ले बाहर भागा। कल दे देना रे भाऊ। भोला लौट कर अपने कच्चे बरामदे पर लेटा ही था कि एक फेल की पूरी भीड़ चिल्लाई, देखो तो भूरी के पति ने फांसी लगा ली। ऐसा क्या हुआ? अभी कल रात ही को तो हम सब ताश खेल रहे थे। वैसे उसने कुछ ज़्यादा पी ली थी। वह भागकर भूरी के घर पहुंचा। दोस्त का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी रमेश मास्टर व कांता जीजी वहां आए। वे पेपर में कुछ लिखने लगे। रमेश ने कुछ ऊंची आवाज़ में कहा, देख रहे हो ना अनिल को, चरस गांजा तक पीने लगा और माँ बाप को टोकता, झगड़ा करता। रात चुपचाप कमरे में गया और फांसी लगा ली। इससे उसे क्या मिला? तो 2 छोटे छोटे बच्चे, अपनी पत्नी, बूढ़े माता पिता,
उन्हें कुछ नहीं समझा, बस स्वयं की खुशी इसी में थे कि जिम्मेदारी न निभाकर चैन से मर जाओ। वैसे सर आजकल ये सब सस्ते मोबाइल खरीद कर उसे घुमाते हैं। यदि कुछ नहीं अश्लीलता, चोरी, डकैती के तरीके दिखे तो बार बार दिखते हैं और ये प्रदूषण उसके मस्तिष्क को विकृत कर देता है। जो उन्हें नहीं करना है या नहीं करना चाहिए वो ये फेल के लोग करते हैं। आप भीतर जा भूरी को ये 200 रुपये दे आएँ, तब हम लौटेंगे। वास्तव में बंदर के हाथ में उस तरह वाली कहावत लागू होती है। मोबाइल की अच्छी समझ ये ग्रहण नहीं करते, अपितु जो बेहूदी बातें ये सरलता से समझ सकते हैं वे जल्दी समझ लेते। आजकल पार्न स्टेशन पर युवकों को मौत की गिरफ्त में भेजने के लिए खेल हैं। वे नासमझ देखते ही हैं। अब किसी मिनिस्टर का अश्लील वीडियो वायरल हो जाता है तो उसका लुत्फ उठाते हैं। श्रृंगार रस को तो हम 9 रसों में एक प्रमुख रस मानते हैं, परंतु ये तो उसे गन्ने का रस ही मान जब चाहा एक नोट फेंका, मक्खी समेत डकार लिया। साहस, संघर्ष जैसी नैतिक बातें कहाँ इन्हें समझती हैं। जो जैसा है वैसा ही भाग्य समझ घसीटते रहते हैं। अचानक गोपाल अपनी आदत के अनुसार बोल पड़ा, इन्हें कैसे समझाएं? रात हमेशा अंधेरी नहीं रहती, दिन में तो अंधेरा नहीं रहता। न हम होता हमेशा अंधेरा, न रहता सदा प्रकाश। काम व जिंदगी में ना हो झगड़ा, ना हो संकल्प व दिशा, तो बुझेंगे ही सदा आरमा। सर आपने तो अच्छी खासी कविता बना दी। कांता, मुझे तो चिंता यही सताती है कि मोबाइल आजकल मनोरंजन ही नहीं, गुस्सा और बीमारी भी परोस रहे हैं। मैं इस विषय में बाद में बात करूंगा, गोपाल ने गंभीरता से कहा। यदा कदा शब्दों को तोड़ मरोड़ भी देता हूँ। गोपाल मुस्कराया व गंभीरता से बोला, मैडम जी, सोचने की बात यह है कि अनिल एक अच्छा मिस्त्री था। उसकी मकानों पर बनाई कारीगरी की लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन वही बात, अधिक कमाना है तो जोश के लिए नशा पियो। तुम गलती करो, गलती का भुगतान ना हो तो आत्महत्या कर लो। ऐसी उल्टी बुद्धि को सीधा करने का क्या निवारण है? वह क्या कहते हैं कि असफलता से व्यक्ति अपनी ऊर्जा लगा सफलता की ओर बढ़ जाता है। यही ऊर्जा को भूलता है तो बार बार असफलता ही झेलता है। मेरी एक निकट की मित्र हैं, वो भी कई कारणों से बेहद व्यथित हैं। आज पुनः उससे बात करूंगी। चलते हैं, माँ प्रतीक्षा करती होंगी। कांता ने शीघ्रता से कदम बढ़ाए। घर पहुँचते ही माँ की तेज आवाज़ से कांता घबरा कर अंदर पहुँची। विजय उदास मुँह लटकाए खड़े थे। माँ सुमित्रा बर्तन पटकती लगभग तेज स्वर में बोल रही थी, ठीक है, 4 दिन तुम अस्पताल में भर्ती रहे हो, पर अकेले नहीं। वो गोरी चिट्टी रेखा नर्स के बिना भी तुम्हारी समाज सेवा अधूरी ही रहती है ना। घर खाना खाने भी नहीं आए। कांता ने पिता का पक्ष लिया। माँ, अब बीमारों के लिए नर्स तो चाहिए ना। तू तो बोल ही नहीं। तेरे पिताजी तुझे जहर भी देंगे तो तू कहेगी वो अमृत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उठो, शेष रोटी मैं ही बना देती हूँ। कांता ने बेलन लिया। पिता का बुझा चेहरा ताक उसने सिर हिलाकर फलों का कस्टर्ड वहाँ रखा। आज कस्टर्ड मैंने बनाया है। आपको फल बहुत पसंद है ना। जानता हूँ कि मेरी बेटी को भाई बहन सबकी पसंद का ध्यान है, पर भाइयों को हमारा ध्यान नहीं है ना। बड़े भाई अजय तो पूरे समय पूजा पाठ तुलसी को पढ़ते रहते हैं, बात बात में क्रोधित होते हैं और उदाहरण में एक दोहा सुना देते हैं। क्या करूं? बड़ी कठिनाई से इंजीनियरिंग पढ़ने भेजा। रैंकिंग के कारण वहाँ बेटे ने झगड़े करे क्रोध में वापस लौटा। यहाँ नगर निगम में नौकरी दिलवाई तो दम्भ से काम नहीं करने दिया। जहाँ देखो वहाँ मेरे गुण व संबंधों को भुनाता है, जरा सी बात पर गुर्राता है। मेरे पिता ऐसे हैं वैसे हैं। अरे भाई, अब 25 वर्ष के हो रहे हो, ये सोचो तुम क्या हो, तुम्हारी क्या मस्ती है। माता पिता की कमाई उनके सद्गुणों में बच्चे बढ़ोतरी करें तो अच्छे लगते हैं, पर उसके बल पर जीकर फिर छीना झपटी करके मौज की बात तो एकदम गलत है। इधर पूजा पाठ, उधर गाली गलौज। मैंने ऐसे संस्कार तो उन्हें नहीं दिए थे। संस्कार सिखाए जाते हैं, उन्हें केवल अपनी सुविधा बस ग्रहण करना तो अपने प्रति अन्याय है। संस्कारों को ग्रहण करना ही चाहिए, क्योंकि वे ही सामाजिकता एवं नीतियाँ परोसते हैं। अब मलय को देखो, वो है भी तो दुबला पतला, पर पढ़ाई लिखाई में तो अव्वल है। मैं जानता हूँ तुम्हारी माँ सुमित्रा परिवार को समन्वय में नहीं बांध सकी।
पुत्र मोह ने उन्हें निकम्मा बना दिया। वैसे भी पिताजी आज नहीं तो कल उन्हें पढ़ना ही होगा। आज कंपटीशन का ज़माना है, जरा पिछड़े के लिए शून्य में। हाँ कांता, तेरी शादी के लिए मेरे पार्टनर दुबे जी ने अपने बेटे शशांक का प्रस्ताव भेजा है। उसने बिजनेस मैनेजमेंट में एमए एमबीए किया। गोरा व सुंदर है, तूने तो देखा भी है। अब क्या राय है तेरी? कांता चुप रही। ठीक है, तू सोच कर बता देना। विजय कमरे में जाकर लेट गया। पूरे समय मयंक व अजय के व्यवहार पर विचार करने लगे। अजय धार्मिकता के खोल में बैठा वह व्यापारी है जो पूरे समय अपनी विद्वता बखान रुपए बटोरने की कला में पारंगत है। मयंक की चाल ढाल में बेहद ढीलापन है। पता नहीं वे दोनों विवाह कहाँ कैसे करें। दोनों मनमौजी हैं, पर शहर में रहने के तौर तरीकों से अनभिज्ञ हैं। जो लड़की ढूंढते उसमें नुक्स निकाल कर ठुकरा ही देते। आज हाल में ही कुछ फायदे पर विजय ने अपने घर के आगे खाली पड़ी 1 एकड़ ज़मीन पर कुछ नहीं किया। अब वे वहाँ छोटी डेयरी या खेत बनाने पर विचार कर रहे हैं। कांता को ये हिम्मत न थी कि वह पिता से सामने कर विवाह के लिए मना करे, इसलिए उसने पत्र लिखा, मैं शादी नहीं करना चाहती। एक तो उनका परिवार हमारे घर से ज़्यादा धनाढ्य, दूसरे वे शराब पीकर अपने पिता से रोज़ पैसों के लिए झगड़ा करते हैं। मुझे तो ये बात जो अजय व मयंक में भी पनप रही है वह पसंद नहीं। ऐसी आदतें मैं अपने पति में कैसे पसंद करूँगी। विजय बेटी की बातों में नाखुश नहीं हुए। उन्होंने उसके लिए एक संस्कृत का मास्टर रख दिया, ये गोपाल शर्मा, जो संस्कृत पढ़ाते पर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती। कांता व पंडित जी में खूब पटी। वे गुरु चेले से अधिक मित्र जैसे थे, बहुधा सामान्य ज्ञान की बात भी करते। इधर कांता व पिता गुरु से विचारों में बेहद परिपक्व हो गई। तो अभी आप सुन रहे थे कृष्ण अग्निहोत्री का लिखा उपन्यास पंचम की फेल का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।